हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। आज एयर फोर्स का 5वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आई होप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे। जुलाई लास्ट या इनिशियल अगस्त में आप लोगों का एडमिट कार्ड आने वाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन में मिला हमको। तो अगर अभी से आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको अपनी तैयारी समझ आ जाएगी और बेहतर होगी आपकी तैयारी। तो चलते हैं पहले पोर्शन की तरफ, जो जनरल अवेयरनेस का है। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं ज़रा। पहला क्वेश्चन है, बारबाडोस किस महाद्वीप में स्थित है? आप लोग फास्ट आंसर करिए। तो सब लोगों को पता होगा दोस्तों, बारबाडोस दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेरिका दो भागों में विभाजित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। नीचे वाले भाग को दक्षिण अमेरिका कहते हैं। अगर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका की बात आई है तो एक दो पॉइंट दक्षिण अमेरिका के भी जान लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो जो एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला, ये दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में ही स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विश्व की सबसे ऊंची झील टिकटिका झील, टिकटिका झील कहाँ पर है? तो वो भी दोस्तों दक्षिण अमेरिका में ही होगी। 2 पॉइंट आप यहाँ से ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का उदय कब हुआ? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का उदय 400 BC यानी 400 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म की बात हुई तो 1-2 पॉइंट बौद्ध धर्म के बारे में भी आप लोग नोट कर लें। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं, गौतम बुद्ध। और इनका जन्म पूछा जाए तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है। कभी कभी एग्ज़ाम में सन भी पूछा गया है, तो सन भी आप लोग याद रखेंगे। 563 BC यानी 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था। और इसका आंसर नंबर सी होगा। बौद्ध धर्म का उदय 400 BC में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिका की मूल निवासी को ठेठ भाषा में क्या कहते हैं? आप लोग बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तातार। अमेरिका की मूल निवासी ठेठ भाषा में इसको कहते हैं। अमेरिका की बात आई है तो ज़रा अमेरिका के बारे में भी आप लोग 1-2 पॉइंट नोट कर लें। जैसे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC है अमेरिका की राजधानी। राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। आपसे करेंसी भी दोस्तों पूछी जाती है तो अमेरिका की करेंसी डॉलर है। आप लोग इतने पॉइंट याद रखिए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपको मैं सही गाइडलाइन पर तैयारी कराऊंगा, आप लोग बस मेरे साथ जुड़े रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। अगली बार क्वेश्चन पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष या 65 वर्ष। या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तो वो रिटायर हो जाएगा, या उसका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाए तब भी रिटायर हो जाएगा। वर्तमान में अगर पूछा जाए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की? इसका लास्ट ऑप्शन नहीं दिख रहा ऐसे। तो दोस्तों सबको पता होगा, रक्त संचार ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। किसकी? रक्त समूह की खोज की थी। ये जो हम लोगों की जब जांच कराने जाते हैं, ब्लड ए ग्रुप आया, बी ग्रुप आया, AB आया, O ग्रुप आया, इन्हीं की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है, सबको दे सकता है?
तो ओ जो ग्रुप होता है सबको दे सकता, सर्वग्राही सर्वदाता ग्रुप होता है। और ऑप्शन दिया गया है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लुई पास्चर। इनका पूरा नाम लुई पास्चर है। इन्होंने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। रेबीज के टीके की खोज की थी। तो इसका दोस्तों याद रखेंगे इतने पॉइंट, और इसका आंसर है विलियम हार्वे, ब्लड सर्कुलेशन की खोज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर दोस्तों पनामा देश में ही है, आप लोग याद रखेंगे। हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ ले पनामा नहर किस देश में है, तो पनामा देश में ही पड़ती है। और इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है पनामा नहर की। यह मानव निर्मित नहर है, आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गाड़ी में पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये बहुत इजी क्वेश्चन और एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होता है। गाड़ी में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी आपसे चित्र देकर भी पूछा गया क्वेश्चन है, जो ऐसे बना देगा, पूछ लेगा ये कौन सा दर्पण का चिन्ह है, तो ये उत्तल दर्पण का चिन्ह है। उत्तल दर्पण को एक और नाम से भी जाना जाता है, आपसे पूछ सकता है कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस ही होगा। और अगर यहाँ पर आपसे इसका आंसर तो उत्तल हो जाएगा, आपसे पूछ ले अवतल का सिंबल भी दे सकता है। दोस्तों अवतल लेंस ऐसे बनता, आप लोग याद रखेंगे। ये अवतल लेंस का सिंबल है जो बी ऑप्शन में दिया गया है। और अवतल लेंस का एक और नाम होता है अपसारी। अपसारी ये अवतल का नाम है, मैंने उत्तल का बताया था अभिसारी। अभिसारी दोनों में डिफरेंस याद, ये अभिसारी है, ये अपसारी है, दोनों के आप सिंबल जरूर याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों सबको पता होगा लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टेम्स नदी की जो पहला ऑप्शन दिया गया सीन नदी, इसके फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। फिर ये दिया गया डेन्यूब। डेन्यूब दोस्तों नदी जो है, यहाँ पर एक बुडापेस्ट पड़ता है शहर, बुडापेस्ट शहर पड़ता है जो हंगरी का है। हंगरी देश का एक शहर है बुडापेस्ट, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और ये ऑप्शन नंबर सी में जो डार्लिंग नदी दिया गया है, यहाँ पर सिडनी शहर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे पड़ता है। तो आप सारे शहर इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए। ऑप्शन के थ्रू मैंने 4 आपको कवर करा दी है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करा दें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाए, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। आपसे सन भी पूछ सकता है। तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ये तो तीसरे युद्ध की बात हो गई। कभी कभार आपसे पूछ लेगा, एग्ज़ाम है, कहेगा कि पहला युद्ध कब हुआ पानीपत का, तो याद रखेंगे 1526 में पहला युद्ध हुआ था। दूसरा युद्ध आपसे पूछा जाए तो 1556 में, और तीसरा युद्ध 1761 में। आप लोग तीनों युद्ध याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। एक आपसे पूछा जाता है जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, हाइड्रोमीटर का यूज कहाँ करते हैं? हाइड्रोमीटर का यूज द्रव घनत्व मापी में करते हैं, द्रव घनत्व मापने में करते हैं हाइड्रोमीटर। आप याद रखेंगे, आर्द्रता मापने में, ये घनत्व मापने में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है यहाँ से दोस्तों, ये पोर्शन ख़त्म हो गया, मैथ का पोर्शन आया, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है 2 किलोग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम का औसत क्या होगा? तो पहले आप लोग ऐसे क्वेश्चन आया करें तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लिया करिए
किलोग्राम में दिए गए हैं कि ग्राम में। यहाँ पर ग्राम में दिए गए हैं तो तीनों को आप पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलोग्राम में 2000 किलोग्राम हो गए। फिर दिया गया 250 ग्राम, और इसके बाद दिया गया इसके पहले 150 ग्राम भी दिया गया था। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 4 2400। टोटल कितना हो जाएगा, 2400। दोस्तों हम लोग औसत ऐसे ही निकालते आए हैं कि जितनी संख्या उनको जोड़ दें, जितनी संख्या उसका भाग दे दें। तो यहाँ पर 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तो 2400 में 3 का भाग देंगे तो मेरा औसत निकल आएगा 3 24, मेरा 800 इसका औसत निकल आया। ये ग्राम में निकला है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो पहले आप लोग यूनिट ज़रूर देख लिया करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रीजनिंग के थ्रू आपसे पूछा गया है। 4 स्टार बना के 5 = 41, तो 5 स्टार 6 बराबर का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। 2 सेकेंड के लिए आपके लिए समय है, फिर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों इसको ये तर्क लगाया गया है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, टोटल करेंगे कितना आएगा 41। ऐसे ही इसमें तर्क लगाओ, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 6 5 11 आ जाएगा 61। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आप लोग ये रीजनिंग के थ्रू भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अगर डील को ये लिखा जाता है तो सूट को क्या लिखेंगे। यानी आप लोग ABCD के अक्षर भी याद रखिए दोस्तों। जब एग्ज़ाम में जाएं, अगर रागा पोर्शन कर रहे हैं तो पहले ABCD रब पेज में लिख लिया करिए। डील जैसे लिखा हुआ तो डील में D चौथे पे आता है, E 5वें में आता है, A फर्स्ट में आता है, L और 12 में आता है। तो वही तो लिखा गया है यहाँ पर, D को 4, E को 5, उनके नंबर ही लिखे गए हैं। तो सूट में S आता है मेरा 19 नंबर में, H आता है 8 नंबर में, S आता है 19 में, H आता है 8 में, O आता है मेरा 15 में, डबल O है तो 2 बार 15 आ जाएगा। तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर बीच वाला O पता है आपको कि 15 O होता है, तो देख लीजिए किस ऑप्शन में बीच में 15 पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी में पड़ रहा है, तो आप टाइम भी नहीं आपका लगेगा और आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। T 20 होता है तो 20 भी यहाँ पर दिया गया है। ऐसे आप कर सकते हैं फास्ट सॉल्व। अगला क्वेश्चन है, कितने का 40% 16 होगा। आप लोग इसको x मान के बिल्कुल आराम से लगाइए। हमको नहीं पता कौन सी संख्या है, तो तुम मान लो x संख्या का 40% 16 होगा बराबर 16। हमें नहीं पता कौन सी, सबको पता है कि अगर परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाता है। ये डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये इस तरफ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये मेरा, इसको मैं 4 से काटूंगा, 4 चौकों 16 और नीचे आ जाएगा 10। फिर 10 से 100 को काटेंगे, यहाँ आ जाएगा 10, ये 10 और 10 चौकों 40, 40 मेरा आंसर हो जाएगा। आप लोग x मान के ही लगाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि A की आय B की आय से 10% अधिक है तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है। आप लोग फ्रैक्शन परसेंटेज वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखें तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दें, एक परसेंटेज का भी वीडियो थोड़ा सा बना देंगे। तो जैसे जो भी परसेंट दिया जाए उसकी आप फ्रैक्शन देखें। 10% को कैसे लिखते हैं, परसेंट को हटाएंगे, अपॉन में 100 आ जाता है, इसको 1/10 लिखा जा सकता है 10% को। नीचे वाली हमेशा याद रखिए रियल वैल्यू मानी जाती है, ऊपर वाली बढ़ी या घटी हुई वैल्यू मानी जाती है। इतना आप पहले बेसिक जानिए। यानी कि 1/10 आ गया, नीचे रियल होती है और ऊपर बढ़ी या घटी वैल्यू। कह रहा A की आय B की आय से 10% अधिक है, B की आय से, यानी अगर B 10 होगी तो 1 बढ़ गई तो A मेरी 11 होगी। तो कह रहा B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो B A से कितना कम है, 1 कम है। जिससे पूछा जाए, A की आय से पूछा जा रहा, तो जिससे पूछा जाए वो बटे में रखेंगे और इंटू 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो सॉल्व करेंगे तो मेरा ऑप्शन नंबर A आ जाएगा 9 सही 1/11%। अगर मेरा दोस्तों यहीं पूछा जाता B की आय से तो B अपॉन में रखते, यहाँ पर A पूछा गया है तो अपॉन में A रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन कह रहा है ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी पुनः इसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। यदि सी ने रेडियो के लिए 1500 रुपये दिए तो ए ने रेडियो को कितने में खरीदा। आप लोग ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से देखिए। हमको नहीं पता कि ए ने कितने में ख़रीदा था और बी को ये पता कि बी को 20% लाभ पर बेच दिया। तो हर चीज़ 100% में ख़रीदी जाती बेची जाती है। तो हम एक्स वैल्यू मान लेते हैं ए की। इसने बी को कितने प्रतिशत पर बेचा, सॉरी एक्स ने बी को 20% लाभ पर बेचा बटे 100%। फिर बी ने इसे सी को 125% लाभ पर बेचा तो 125 हो जाएगा। और सी को कितने पे टोटल बेच दिया, 1500। स्क्रीन दोस्तों छोटी है तो इसको हटाना पड़ेगा, आप लोग गौर से देख लें। तो ये दोस्तों याद रखेंगे, ये जो अपॉन में है ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा और ये जो मल्टीप्लाई में है ये अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर इसको कर लेते हैं। एक्स बराबर ऊपर आ जाएगा, मेरा आया था 1500, नीचे 200 लिखे थे तो ऐसे कर लेंगे और बटे में 120 और 125 लिखा था। आप लोग काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 25 से काटा, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 5 से इसको काटा, ये 20 बार चला गया। यहाँ पर 12 बचा तो 4 से काटा, 4 3 12, 3 से ये काटा, यहाँ 50 बचा, यहाँ पर 20 बचा तो 5 दूना 10, 1000 कोई ऑप्शन होगा। 50 × 20 फाइनली काटने पर आ रहा, आप लोग कॉपी में करके देखेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आप लोग सॉल्व करिएगा, स्क्रीन में इतनी अवेलेबल जगह नहीं होती कि आप लोगों को पूरा सॉल्व करके बताया जा सके। तो आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो आपकी फ़ास्ट होनी ही चाहिए। तो आप लोग इतना तो समझ सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक साइकिल सवार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हुआ एक पुल को 2 मिनट में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई कितनी है। हमने दोस्तों बताया, पहले आप लोग यूनिट में ध्यान दिया करिए, मीटर में है कि किलोमीटर में। मेरी स्पीड दे दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में और पूछा गया है मीटर में, तो ऐसे काम तो चलने वाला है नहीं। इसको हम लोग पहले 18 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं तो ये मेरा मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 18 से 18 कट जाएगा, यानी मेरी अब चाल जो निकल के आएगी मीटर पर सेकंड में, तो वो दोस्तों आएगी 5 मीटर पर सेकंड। इतनी ये चाल निकल कर आई। दोस्तों इसको दोबारा यहाँ पर अलग सॉल्व कर लेते हैं। 5 मीटर पर सेकंड, इसका ये मतलब हुआ कि 5 मीटर चलेगा 1 सेकंड में, यही तो मतलब हुआ। तो कह रहा है 2 मिनट में पार कर जाता है। 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 सेकंड। तो दोस्तों अगर यहाँ 120 का गुणा कराया है तो 5 में भी आप 120 का करा दीजिए तो मेरी दूरी निकल आएगी 12 पंचे 60, 600 मीटर इसकी पुल की लंबाई आ जाएगी। क्योंकि अगर एक तरफ मल्टीप्लाई जितने का होता है बराबर का मतलब यही तो होता है कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराया जाएगा, तभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 120 का हुआ तो यहाँ भी आप करा दीजिए, 600 मीटर निकल आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 7 है। दोस्तों अभी मैंने पहले आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। पहले मैंने आपको बताया था जैसे कोई 3 संख्याएं हैं, 3 4 5, अगर इसका औसत निकालना है तो जितनी संख्याएं उसी का भाग दे देते थे। तो यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 7 है। तो यदि हमको अगर संख्याएं निकालनी हैं तो इसको संख्याओं का योग 35 निकल आएगा। 5 नंबर का योग 35 निकल आएगा। अब कह रहा है 3 नई संख्याओं को शामिल करने के बाद औसत 8.5 हो जाता है। यानी पहले 5 नंबर थे, अब 3 और आ गए तो 8 नंबर हो गए टोटल। अब कह रहा औसत मेरा 8.5 हो जाता है। तो 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो संख्याएं मेरी निकल आएंगी। इसको कराएंगे 8 × 5 = 40, 8 × 64 68, 1 दशमलव के बाद दशमलव तो यहाँ 68 निकल आएगा। यानी अब 8 संख्याओं का नंबर कितना निकल आया, 68। पहले 5 संख्याओं का योग था 35, अब निकला 68।
कि ये क्यों बढ़ा। ये जब बढ़ा जब मेरी 3 संख्याएं और नई शामिल हो गई। तो 68 में मैं 35 घटा लूँ तो मेरा निकल कर आएगा फाइनली 33। 33 ये मेरा क्यों बढ़ा? 33 मेरा इसलिए बढ़ा क्योंकि हमारी 3 संख्याएं नई शामिल हो गई। तो 3 संख्याएं अगर शामिल हो गई तो 3 संख्याओं का अगर औसत पूछा है, ना कि संख्याओं का योग पूछता तो 33 हो जाता। कह रहा 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 3 से भाग दे देंगे तो मेरा फाइनली 11 निकल आएगा, बी ऑप्शन। दोस्तों अगर वीडियो ना समझ में आया हो सवाल तो आप लोग बैक करके देखिए, सवाल समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ये आप करिएगा, ऐसे बना लीजिए। आप लोग ये भी जानते होंगे कि ये उत्तर दिशा होती है। दोस्तों यहाँ पर तो सवाल है, थोड़ा नीचे बनाएं। यहाँ उत्तर दिशा होती है, ये पूरब होती है, ये पश्चिम होती है और ये दक्षिण होती है। आप लोग कॉपी में ऐसे ही बनाया करिए। कह रहा ए बी दोनों उत्तर दिशा में 40 मीटर चलते हैं, यानी ऊपर की दिशा में कितना चलते हैं ये? ऊपर की दिशा में ये 40 मीटर चलते हैं, ऊपर 40 मीटर चले। अब कह रहा इसके बाद ए बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, ए इस तरफ मुड़कर 50 मीटर चलता है, ये ए आ गया। इसके बाद कह रहा बी दाहिने मुड़कर 40 मीटर चलता, बी इस तरफ को आया 40 मीटर। तो कह रहा है ए एवं बी के बीच की दूरी कितनी होगी? तो 50 तो दोस्तों ये हो गई और 40 मेरी ये, तो टोटल मेरी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 90। इसका आंसर नंबर आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगली श्रृंखला रीजनिंग से है आप लोगों की, ध्यान से देखिएगा। 0, 6, 16, 30 डॉट डॉट आगे क्या आएगा? 0, 6, 16, 30 डॉट डॉट क्या है? तो दोस्तों इसमें 6 ऐड हुआ, इसमें 10 ऐड हुआ। पहले आप देखिएगा, इसमें 14 ऐड हुआ। क्या हो रहा फाइनली? जब 6 से 10 हुआ तो 4 इसमें भी जोड़ दिया गया। जब 10 से 14 हुआ तो फिर 4 जोड़ दिया गया। अब 14 से आगे 4 फिर जोड़ दिया जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 30 में 18 जोड़िए, आ जाएगा मेरा 48, 48। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कैलेंडर से भी आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा यदि 1980 में गणतंत्र दिवस शनिवार को था, गणतंत्र दिवस दोस्तों 26 जनवरी को बोलते हैं, तो 3 मार्च 1980 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो दोस्तों 1980 को पहले आप ये देखिए ये लीप ईयर है या नहीं। लीप ईयर देखने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा। ये 4 से अगर पूरा डिवाइड हो जाए तो ये लीप ईयर है। तो दोस्तों हम लोगों ने यूनिट डिजिट सिस्टम पढ़ा होगा, अगर आखिरी 2 अंक डिवाइड हो रहे हैं तो वो 4 से हो जाता था, यानी ये लीप ईयर है। 1980 जो है लीप ईयर है। तो लीप ईयर में फरवरी मेरी 29 दिन की होती है दोस्तों, याद रखेंगे। फरवरी मेरी 29 दिन की होती है। जनवरी तो दोस्तों जानते हैं 31 दिन की होती है। तो कह रहा है 26 जनवरी को शनिवार था, तो 26 और 31 का महीना होता तो कितने? 5 दिन ये हो गए। अब फरवरी में आ गए, पूरी फरवरी में 29 दिन होंगे, लीप ईयर है। फरवरी के बाद मार्च आता है तो मार्च के ओनली 3 दिन लेना, क्योंकि 3 मार्च को पूछ रहा है। तो 3 मार्च को जोड़ लिया। टोटल आप दिन जोड़िए तो कितने हो जाएंगे? 29, 30, 31, 32, 5, 37 टोटल दिन हो जाएंगे। 37 दिन हो गए। आप लोग 7 से डिवाइड करिए तो आप शनिवार से शनिवार चलेंगे। आप 7 अगर शनिवार आज है और आज से अगर 7 दिन बाद देखेंगे तो फिर शनिवार होगा। तो 7 से जब आप काटेंगे तो 7 पन्ना 35, 5 बार तो पूरी बार डिवाइड हो जाएगा और 2 और बचेगा, यानी कि शनिवार तो पड़ेगा 35 दिन बाद और 2 और पड़ेंगे शेष। तो शनिवार प्लस 2 आ गया मेरा, शनिवार प्लस 2। शनिवार के बाद 2 और ऐड करेंगे तो मेरा कौन सा दिन पड़ जाएगा? शनिवार में एक जोड़ेंगे तो संडे और दूसरा जोड़ेंगे तो मंडे। तो मेरा उस दिन सोमवार दिन था। आप लोग इतना करिएगा, दिन आप जोड़िएगा। लीप ईयर है तो फरवरी 29 की, नहीं वैसे 28 की आप जोड़ सकते हैं ऐसे। अगला क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 9 बज रहा है, यदि घड़ी की छोटी सुई पूर्व दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो दोस्तों आप लोग पहले एक घड़ी बना लीजिए ऐसे।
कह रहा है घड़ी में 9 बज रहा है, यदि छोटी सुई यानी घंटे वाली सुई पूर्व दिशा, मैंने बताया उत्तर ये होता है, पूर्व ये है, पश्चिम ये है और दक्षिण ये है। कह रहा पूर्व दिशा में छोटी सुई है, 9 बज रहा है तो इस तरफ होगा। तो दोस्तों 12 मेरा यहाँ होगा, 12 के बाद फिर आएगा मेरा 3 यहाँ होगा और 6 यहाँ होगा ऊपर। तो कह रहा अगर घंटे वाली सुई यहाँ पर है, 9 बज रहा है, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी? दोस्तों 12 पर ही होगी मिनट वाली सुई, तो 12 पर होगी। तो 12 नीचे कौन सी दिशा है? दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक थैली में 25 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्के हैं। सिक्के 6:17 के अनुपात में बांटे गए हैं। यदि थैली में कुल राशि 16 रुपये है तो 10 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात की। मैंने दोस्तों पहले बताया अगर ये रुपए में दिया गया है तो या तो इनको पैसों को रुपए में चेंज कर लो, या ये रुपए दिए गए इनको पैसों में चेंज कर लो। तो मैं ये आसान है कि मैं इनको रुपए में चेंज कर लूँ। मेरे पास ये 6:17 में सिक्के हैं, यानी 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 6 मान लिए, 6x, और जो 10 पैसे के सिक्के हैं वो 17x मान लिए मैंने। कह रहा है जो 25 पैसे के सिक्के हैं इनको अगर रुपए में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब 1/4 ये जो 25 पैसे के सिक्के 6 हैं तो 1/4 करें तो ये फाइनली मेरा 2/3x/2 निकल आएगा। और इस तरफ ये 17x कह रहा है कि 10 पैसे, अगर 10 पैसे के रुपए में चेंज करेंगे तो 100 का भाग देंगे तो 1/10 आ जाएगा मेरा। 1/10 यानी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 17x/10 आ जाएगा। इतना आप लोग पहले 2 पॉइंट ये याद रखिए, 3x/2 और 17x/10। स्क्रीन को हटा रहे हैं, दूसरी तरफ लिख रहे हैं। यहाँ पर मेरा आ गया था 3x/2 और आ गया था 17x/10। कह रहा ये मेरे टोटल कितने रुपए हैं? अब ये मेरे रुपए में चेंज हो गया, कह रहा 16 रुपये हैं, तो जोड़ देंगे टोटल, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 10, ये 15x आ जाएगा और ये 17x आ जाएगा, बटे 10 आ जाएगा, बटे 10 बराबर 16। ऊपर जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 32x बटे 10 बराबर 16। ये डिवाइड में उस तरफ मल्टीप्लाई जाएगा और उस तरफ ये मल्टीप्लाई में 32, तो ये नीचे आ जाएगा। 16 से 2 बार कटेगा, 2 से ये 5 बार कट जाएगा, तो यानी मेरी x की वैल्यू निकल आई 5। और मेरे जो 25 पैसे के सिक्के थे वो 6x थे और जो 10 पैसे के सिक्के थे वो 17x थे। तो कह रहा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो x बराबर 5 निकल आया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो 85 मेरा निकल आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों मेरा अब यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया। मैथ का पोर्शन इतना ही था, अब रीजनिंग का पोर्शन आ गया। कह रहा है दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियाँ किसी न किसी प्रकार एक जैसी हैं तथा एक आकृति अन्य तीनों से भिन्न है। भिन्न आकृति को नीचे दी गई अंशरांक को वृत्त 0 से घेर दें। कह रहा है कि सब आकृतियों में एक तीनों में समानता है, एक भिन्न है, भिन्न को आप पहचानिए। तो दोस्तों आपके लिए 1 मिनट का समय है, पहचाने जल्दी। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे तो सब में कहीं ना कहीं ये छोटी बड़ी सुइयाँ दी गई हैं, किसी में छोटी कहीं किसी में बड़ी। मेरा बी एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारी सुइयाँ इक्वल हैं, इस वजह से मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब रीजनिंग का सवाल है 27 से 30 तक। कह रहा है कि इसके क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा, देख लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन आएगा? तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क की जगह आप लोग देख रहे होंगे, पहले ये इस तरफ को घूम गया, फिर 90 एंगल इस तरफ को घूम गया, अब ये ऊपर घूम गया, अब इसकी बारी इस तरफ को है। तो इस तरफ कौन कौन से ऑप्शन में है? इसमें है और इसमें है। 2 ऑप्शन तो मेरे आप लोग एलिमिनेट करना सीखिए कि कौन से गलत हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लोग अगर ध्यान से देखें तो ये 2 तो कैंसिल हो गए। इसके बाद इनके बाहर ही ये दिए गई हैं बिंदी,
लेकिन इसमें तो अंदर है, तो मेरा बी भी कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा बचा कौन सा, ए ऑप्शन बचा, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग एलिमिनेट करना सीखिए रीजनिंग में, मैथ में भी, तो आप लोग बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 28 नंबर दिया गया, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले ये पास वाली में 2 भरा है, फिर ये दोनों पास वाली को छोड़ दिया, इसके बाहर आ गया, फिर इसको भी छोड़कर अब इसके नीचे वाली में आ गया। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि ये दोनों भरी जाएंगी बीच में। किस में भरी गई हैं दोस्तों, इस 3 में भरी गई हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब फिर ध्यान से देखिएगा, ये इस बार इस तरफ से शुरू हुआ था, इसमें ऐसे इस तरफ से शुरू हो रहा है, इसमें इस तरफ को ख़त्म हो रहा है। तो देखिए इसमें इस तरफ से शुरू हो रहा है, तो अगली बार नीचे तरफ ख़त्म होगा आके। नीचे तरफ किस में ख़त्म हो रहा, केवल एक ही ऑप्शन है मेरा इसमें, जो इस तरफ से शुरू हो रहा है। इसमें देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर ऊपर से शुरू हो रहा है छोटी लाइन, फिर उससे बड़ी। अगले चित्र में देखिए, इस तरफ ऊपर से हो रहा था, इस तरफ मेरा नीचे से हो रहा है, ऐसे चल रहा है। तो अब इस बार इसमें देखिएगा, ये ऊपर से शुरू हुआ है, तो अब वो अगला वाला चित्र आएगा, वो नीचे से शुरू होगा। तो दोस्तों ये मेरा नीचे से शुरू हो रहा है। तो इस बार यही दोनों भरने थे पार्ट में मेरे को। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित होगा। देखिए दोस्तों, इसमें छोटी आकृति त्रिभुज है, तो इसमें बड़ी आकृति त्रिभुज बन गई। ये बड़ा था तो ये छोटा हो गया। ये मेरा इसमें आएगा तो ये मेरा बड़ा हो जाएगा और ये मेरा छोटा हो जाएगा। किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो आप स्कोर कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब करके उत्साह ज़रूर बढ़ाइए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी सही चलती रहे। दोस्तों ये देखिए एक वर्ग बना हुआ है, इसको जस्ट पलट दिया गया। ऊपर 4 बिंदी थी, नीचे 2 बिंदी हो गई, 2 घट गई। लाइन ऐसे थी तो वो ऐसे हो गई। अब उसी प्रकार त्रिभुज ऐसा है तो त्रिभुज को जस्ट पलट दिया जाएगा तो वो ऐसा निकल आएगा, मेरा नीचे से ऊपर हो जाएगा। मेरी 4 बिंदी हैं तो नीचे 2 बिंदी हो जाएंगी। किस चित्र में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये तो नीचे को ही दिया गया सेम, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।